सभी सुधी श्रोताओं और आज के इस व्याख्यान के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं शरद पाटिल जैसे प्रकांड दार्शनिक के दार्शनिक विचारों पर अपनी बात रखूं। शरद पाटिल के दार्शनिक चिंतन पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले यह प्रश्न उद्भूत होता है कि हम उन्हें कैसे देखें, उनके दर्शन को कैसे देखें, कैसे परिभाषित किया जाए। तो मैं शरद पाटिल के दार्शनिक अवदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को एक मेटा फिलोसॉफिकल एंटरप्राइज के रूप में देखता हूं, एक दार्शनिक अवदान के रूप में देखता हूं। तो हम पहले दर्शन शास्त्र और फिर अधिदर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी एंड मेटा फिलोसॉफी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दर्शन की जो पारंपरिक परिभाषा है वह यह है कि दर्शन इस समस्त ब्रह्मांड के मूल तत्व के स्वरूप को निश्चित करने का प्रयास करता है। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी, where philosophy is seen as an attempt to provide an answer to what is the ultimate reality of the world. तो ये जो दर्शन की परिभाषा, शास्त्रीय परिभाषा है, उसमें दर्शन का जो मुख्य कार्य है वो जगत की व्याख्या करना है और जगत की को समझने के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना है। तो ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, ये दो केंद्रीय शाखाएं हैं दर्शन। लेकिन जब आप ये instead of propounding any epistemology or instead of trying to determine the nature of reality, when you raise the meta questions, जब आप ये पूछते कि दर्शन क्या है, दर्शन का स्वरूप क्या है, और who is a philosopher, दार्शनिक कौन है, और दार्शनिक चिंतन कैसा होना चाहिए, तो ये जो प्रश्न है, these questions go beyond philosophy because these questions are not directly concerned with the questions of knowledge and being. तो इसलिए मैं शरद पाटिल के समग्र दार्शनिक योगदान को एक अधि दार्शनिक उद्यम के रूप में देखने का प्रयास करता हूं। तो सर्वप्रथम शरद पाटिल के दार्शनिक विचार हमको उनके ग्रंथ कास्ट फ्यूडल सर्विट्यूड, इस ग्रंथ में उनका हमको दार्शनिक चिंतन प्राप्त होता है। उसके अलावा दर्शन संबंधी जो उनके विचार है वो मार्क्सवाद, फुले अम्बेडकरवाद, इस ग्रंथ में भी हमको प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ जो अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्य शास्त्र, जो सौंदर्य शास्त्र से संबंधित उनका ग्रंथ है, उसमें भी हमको उनके दार्शनिक चिंतन से हम परिचित हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम शरद पाटिल ये प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय दर्शन का वर्गीकरण का उपयुक्त आधार क्या होना चाहिए, कैसे भारतीय दर्शन को कैसे वर्गीकृत किया जाए, उसका आधार क्या हो। तो जो पारंपरिक मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, जैसे ए.जी. देसाई और नाम उनका मैं भूल रहा हूं, तो ये जो पारंपरिक मार्क्सवादी भारतीय दर्शन का विभाजन भौतिकवाद और वस्तुवाद, रियलिज्म, भौतिकवाद और भाववाद, आइडियलिज्म, इस आधारों पर करते हैं कि जो भौतिकवादी दर्शन है वह परिभाषा, वह प्रगतिशील है, और जो
प्रत्ययवादी या आइडियलिस्टिक फिलोसफीज है, वे प्रतिगामी हैं, रिएक्शनरी है। तो ये मार्क्सवादी पारंपरिक मार्क्सवादियों ने दर्शन का के विभाजन का ये जो आधार बनाया है कि भौतिकवाद और प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म के लिए हिंदी में प्रत्ययवाद या इसके लिए भाववाद शब्द का भी प्रयोग होता है। तो इस वर्गीकरण को शरद पाटिल चुनौती देते हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय दर्शन का सम्यक वर्गीकरण इन तत्व मीमांसीय या ज्ञान मीमांसीय आधारों पर नहीं हो सकता, और वे इसके लिए एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय दर्शन के विभाजन का सम्यक आधार ब्राह्मणी और अब्राह्मणी, यही भारतीय दर्शन के विभाजन का वास्तविक आधार है। तो ब्राह्मणी दर्शन कौन से दर्शन है? वे दर्शन जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं और वेद में जो वर्णित वर्ण व्यवस्था है, वेद द्वारा समर्थित जो समाज व्यवस्था है, उसका जो पोषण करते हैं, उसका जो समर्थन करते हैं, वो ब्राह्मणवादी विचारक है, ब्राह्मणवादी दर्शन है। और ऐसे दर्शन जो वेदों का विरोध करते, वेद प्रामाण्य का को खारिज करते हैं और वेद द्वारा प्रणीत वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, ऐसे विचारकों को अब्राह्मणी विचारक या अब्राह्मणी दर्शन शरद पाटिल कहते हैं। और इस आधार पर वे दिखाते हैं कि मार्क्सवादी पारंपरिक मार्क्सवादियों ने जो न्याय दर्शन, मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन, इनको जो प्रगतिशील बताया है, इनको जो भौतिकवाद की श्रेणी में रखा है, वो सही नहीं है, क्योंकि ये दर्शन उनका जो भौतिकवाद है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, जो कि अपनी ज्ञान मीमांसा में भौतिकवादी है या वास्तववादी है, तो इन दर्शनों का जो वस्तुवाद है, रियलिज्म है ज्ञान, तो हमको रियलिज्म और आइडियलिज्म में हमको ये क्या भेद है, ये क्योंकि दर्शन का मुख्य झगड़ा माना जाता है, दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मानी जाती है, आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद या चैतन्यवाद मराठी में जिसको कहते हैं, और दूसरा भौतिकवाद। तो चैतन्यवाद दर्शन की वह तत्वमीमांसी विचारधारा है जो मानती है कि जो सत्ता है, रियलिटी है, वह चैतन्य स्वरूप है, वो चेतना ही मूल तत्व है, और चेतना से अतिरिक्त जो अन्य चीजें हैं वो चेतना के विकास का एक परिणाम है। तो ये इसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। यह तत्व मीमांसीय प्रत्ययवाद है, जिसमें तत्व या ऑब्जेक्ट ऑफ जो नॉलेज है उसको चेतना के स्वरूप के रूप में देखा, उसको चेतन माना जाता है। चेतना ही मूल तत्व है। जो इस प्रकार की बात करते हैं उनको हम तत्व मीमांसीय आइडियलिस्ट कहते हैं, मेटाफिजिकल आइडियलिज्म कहते हैं। और जो विचारक ये मानते हैं कि भौतिक तत्व जड़ तत्व इस जगत का मूल है और चेतना जड़ तत्व का एक एपिफिनोमिनन है, उसको हम भौतिकवाद कहते हैं। तो ये भौतिकवाद एक तत्व मीमांसीय मेटाफिजिकल पोजीशन, और जब हम इसको ज्ञान मीमांसा के एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में हम देखते हैं, ज्ञान मीमांसा का काम है ज्ञान का विश्लेषण करना कि ज्ञान क्या है, हम हमारे जानने का तरीका क्या है और हमारे ज्ञान की सीमा क्या है, हम अपने ज्ञान का कैसे समर्थन कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान मीमांसीय प्रश्न है, ये ज्ञान मीमांसा है। तो वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म एंड मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। ज्ञान मीमांसीय जो प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म है, ये मानता है कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वह
चेतना से सृजित होती है, मतलब उसका वस्तु का चेतना से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये जो पोजीशन है, इसको एपिस्टेमोलॉजिकल, मतलब वस्तु के ज्ञान के लिए चेतना का ज्ञान और अस्तित्व के लिए चेतना से उसका संबंधित होना अनिवार्य है। यह जो थीसिस है, इसको ज्ञान मीमांसीय एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म कहते हैं। तो इसका जो विरोधी सिद्धांत है वो भौतिकवाद, जो मेटाफिजिकल जो आइडियलिज्म है, मेटाफिजिकल मटेरियलिज्म है, कि भौतिक तत्व ही जो है वह वास्तविक सत्ता है। तो ये जो भेद है वो जानना जरूरी है। तो जो पारंपरिक शरद पाटिल ने पारंपरिक मार्क्सवादियों की, वर्गवादी मार्क्सवादियों की के इस बहुत बड़े न्यूनता को ये सामने रखा है, उसको एक्सपोज किया है कि ये दार्शनिक, ये जो दार्शनिक है, वे भारतीय समाज के मुख्य अंतर्विरोध को नहीं समझते हैं, और ये केवल कोई दर्शन भौतिकवादी है या वस्तुवादी है, इस आधार पर उसको प्रगतिशील सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि शरद पाटिल ये दिखाते हैं कि जो न्याय दर्शन है, जिसको कि पारंपरिक वर्गवादी मार्क्सवादी एक भौतिकवादी चिंतन मानते हुए उसको एक बहुत प्रगतिशील दर्शन मानते हैं, वो किस प्रकार अपनी ज्ञान मीमांसा में जाति का समर्थन करता है। वस्तुतः शरद पाटिल का यह स्थापना है कि न्याय दर्शन की जो पूरी ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी जो उनकी बनी है, वह वस्तुतः जाति और वर्ण व्यवस्था के समर्थन के लिए बनी। बौद्ध दर्शन और न्याय दर्शन के बीच एक लंबा दार्शनिक संघर्ष भारतीय दर्शन के इतिहास में दिखता है। तो यह संघर्ष वस्तुतः बौद्ध दर्शन की वर्ण जाति विरोधी जो उसका जो कमिटमेंट है बौद्ध दर्शन का, और न्याय और वैशेषिक दर्शन का जो वर्ण और जाति के समर्थन का जो कमिटमेंट है, उन दोनों के कमिटमेंट के फलस्वरूप ये दार्शनिक इस संघर्ष का उद्भव हुआ है, ऐसा शरद पाटिल बताते हैं। तो शरद पाटिल ये ने न्याय दर्शन में एक पदार्थ है, एक कैटेगरी है, जिसको हम यूनिवर्सल या जाति कहते हैं। तो यह न्याय दर्शन ये बताता है कि जैसे जाति, यदि हम इसको समझना चाहे तो जाति या यूनिवर्सल वो होता है जो बहुत सारे जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस है, जो विशिष्ट वस्तुएं हैं, उन सभी विशिष्ट वस्तुओं में जो सामान्य है, जो कॉमन एलिमेंट, जैसे हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, तो उन सारे गायों में जो कॉमन एलिमेंट है वह है गायपन, काउनेस। तो काउनेस क्या है? एक सामान्य है, यूनिवर्सल है। तो इस प्रकार ये जो यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल रहता कहाँ? इसको न्याय दर्शन में इसको जाति कहा गया है। जाति यहाँ पर कास्ट के अर्थ में नहीं है, लेकिन इस जाति नामक पदार्थ का ये जो कैटेगरी है, ऑन्टोलॉजिकल जो कैटेगरी है, यूनिवर्सल, इट वाज इन्वेंटेड टू जस्टिफाई कास्ट सिस्टम। और इसको वो शरद पाटिल दिखाते कि ये जो जाति का अस्तित्व कहाँ है, वो कैसे, कहाँ उसका अस्तित्व है, कैसा उसके अस्तित्व का, व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सल। तो जो न्याय दर्शन है वह इसके संबंध में वस्तुवाद को मानता है, रियलिज्म को मानता है कि ये जो जाति है यूनिवर्सल है, जैसे गायपन या जो भी जितने भी हम कोई भी जो भी क्लास कॉन्सेप्ट्स है, जैसे हम घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा ये किसी एक विशेष घोड़े को डिनोट नहीं करता, ये एक जनरल टर्म है। सारे जितनी दुनिया के घोड़े हैं उसको उसमें जो सामान्य तत्व है, जो घोड़ापन हम कहेंगे, हॉर्सनेस है, उसको डिनोट करता है। तो ये एक मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है दर्शन में, ये तत्वमीमांसी समस्या है कि व्हाट इज द मोड ऑफ बीइंग ऑफ ऑल दिस
जनरल कैटेगरीज, जनरल प्रिंसिपल्स, जो अमूर्त तत्व है। तो न्याय दर्शन की जो तत्व मीमांसा इस प्रकार है कि वो ये मानते हैं कि ये जो सामान्य है, यूनिवर्सल्स है, वे वे वास्तविक हैं, वो वस्तु में निहित रहते, जो विशेष, जो सामान्य है, वो जैसे गायपन कहाँ रहता है, वो एक विशेष गाय में रहता है। और जब हम गाय को देखते हैं तो आंखों से, तो उसी प्रकार उस गायपन को भी हम देखते हैं। सो काउनेस इज परस्यूड, सो काउनेस इज अ रियल थिंग, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यूनिवर्सल्स की या सामान्य तत्व की, या टेक्निकल लैंग्वेज में जिसको भारतीय दर्शन में जाति कहते हैं, तो उस जाति का एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है। ये न्याय दर्शन की एक थीसिस है। और वो न इतना ही नहीं कहते, बल्कि जो ये कहते हैं कि जो कोई क्षत्रियत्व, ब्राह्मणत्व, शूद्रत्व, जैसे ये जो यूनिवर्सल्स है, वे वास्तविक है। जिस प्रकार हम गाय को देखकर गाय का प्रत्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार हम ब्राह्मण को देखकर ये बता सकते हैं कि वो उसमें ब्राह्मणत्व है। तो ये पूरा जो न्याय दर्शन का की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा इस प्रकार जाति व्यवस्था को समर्थन करती है, उसका समर्थन करती है। तो इस व्यवस्था का समर्थन करने की, इस व्यवस्था, तो ये इसको काउंटर करने के लिए बौद्ध दर्शन को, जो बुद्ध के समय में एक रियलिस्टिक फिलॉसफी थी, इसको भारतीय दर्शन की भाषा में बाह्यार्थवाद, जो आरंभिक बौद्ध दर्शन का की जो ज्ञान मीमांसा थी, वह यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा थी, या बाह्यार्थवादी। बाह्यार्थवाद ये कहता है कि जो वस्तु का, या वस्तुवाद की यह थीसिस होती है कि जो वस्तु है या ज्ञान का हमारा विषय है, वो चेतना से स्वतंत्र होता है, वो उसका एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व होता है। तो जो आदि थेरवादी बुद्धिज्म है, उस थेरवादी बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा बाह्यार्थवादी, ये टेक्निकल टर्म है भारतीय दर्शन का। तो शरद पाटिल का ये आर्ग्यूमेंट है, ये तर्क है कि बौद्धों को क्यों अपने वस्तुवाद का परित्याग करके उनको भाववादी, अपनी ज्ञान मीमांसा में, एपिस्टेमोलॉजी में उनको आइडियलिस्ट क्यों बनना पड़ा। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जिस प्रकार न्याय, वैशेषिक और अन्य पूर्व मीमांसा जैसे ब्राह्मणवादी दर्शन है, वो भौतिकवाद और वस्तुवाद की ज्ञान मीमांसा का उपयोग जाति और वर्ण व्यवस्था के समर्थन के लिए कर रहे थे, इसलिए बौद्ध दर्शन को अपनी रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी को, they had to abandon their realistic epistemology and they were obliged to take recourse to idealistic epistemology so that they could fight this Brahminical onslaught. तो ये जो ब्राह्मणवाद के विरोध करने के लिए, जाति व्यवस्था के विरोध करने के लिए बौद्ध दर्शन को, जो कि एक वास्तववादी दर्शन था, आपने उसको प्रत्ययवादी, भाववादी या आइडियलिस्टिक बनना पड़ा। तो इसके लिए दिंगनाग का, जो दिंगनाग के दर्शन पर बहुत विस्तार पूर्वक, दिंगनाग और धर्मकीर्ति के ज्ञान मीमांसा पर शरद पाटिल ने बहुत विस्तार पूर्वक उसका विवेचन किया है कि किस प्रकार ये जो दार्शनिक है, दिंगनाग ने प्रमाण समुच्चय एक उनका ज्ञान मीमांसा का ग्रंथ है, जिस पर धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक नामक एक टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है। तो ये दोनों दार्शनिक इन ग्रंथों में इस जातिवाद का, या जो यूनिवर्सल के संबंध में जो न्याय दर्शन की का जो अप्रोच है, उसका वो खंडन करते हैं। और ये प्रतिपादित करते हैं कि दिंगनाग और धर्मकीर्ति की दो प्रकार की रियलिटीज हैं, दो ही प्रकार की सत्ताएं हैं, दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। एक स्वलक्षण, यूनिक पर्टिकुलर,
और दूसरा सामान्य लक्षण। ये दो प्रकार की सत्ताएं हैं और इन दो प्रकार की रियलिटीज को जानने के दो प्रकार के मीन्स ऑफ नॉलेज है, दो प्रकार के प्रमाण है। स्वलक्षण या यूनिक पर्टिकुलर, इस यूनिक पर्टिकुलर का जो ज्ञान होता है वह परसेप्शन के माध्यम से, शुद्ध संवेदन के माध्यम से होता है, और सामान्य जो लक्षण है उसका ज्ञान इन्फ्रेंस या अनुमान के माध्यम से है। तो दो प्रकार की रियलिटीज के को जानने के लिए दो प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता है। तो बुद्धिज्म में डिंगनाथ और धर्मकीर्ति के जो बौद्ध दर्शन में इसको प्रमाण व्यवस्था कहा जाता है कि जो स्वलक्षण का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से हो सकता है, जो यूनिक पर्टिकुलर है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्शन नहीं है, तो यथाभूत जो वस्तु जैसी है, जिस पर किसी भी प्रकार के विचार का, जाति का, नाम का कोई प्रेडिकेशन नहीं है, तो ऐसी स्वलक्षण का ज्ञान परसेप्शन से ही हो सकता है। और जो सामान्य लक्षण है उसका ज्ञान इन्फरेंस या अनुमान से होता है, लॉजिक से हो सकता है। तो इस प्रकार की ज्ञान मीमांसा के माध्यम से डिंगनाथ और धर्मकीर्ति ये सिद्ध करते हैं कि जो जाति है, यूनिवर्सल है, वह वस्तु में नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इट इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ माइंड। ये हम जो अपने आप में स्वलक्षण है उसके ऊपर हम ये आरोपित कर देते हैं कि ये है, ये गाय है। जब हम कहते यह गाय है तो हमने उसके ऊपर अपने विचारों को, गायपन को आरोपित कर दिया है। तो ये जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट है, जो कास्ट इज नॉट अ रियलिटी, वो केवल हमारी एक काल्पनिकता है। तो जो प्रत्यक्ष की परिभाषा है धर्मकीर्ति की, डिंगनाथ की, कि प्रत्यक्ष कल्पना अपोढ़म, परसेप्शन इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन। जो भी हम बौद्धिक श्रेणियों का उपयोग करते हैं वो केवल काल्पनिक। तो इस प्रकार इस प्रकार की जो ज्ञान मीमांसा, शरद पाटिल का ये कहना है कि ये केवल दार्शनिक कारण से नहीं है। उनकी जो पूरी दार्शनिक चिंतन है वो हिस्टोरिसिस्ट है। वो दर्शन को ही एफर्म्स अ काइंड ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ज्ञान, अगर हमको दर्शन को समझना है, दार्शनिक विचारों को समझना है, तो उस ऐतिहासिक परिस्थिति का जो प्रधान अंतर्विरोध है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है, उस किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली के भीतर किस प्रकार के विचार उत्पन्न, तो ये जो धर्मकीर्ति की जो और डिंगनाथ की जो ज्ञान मीमांसा है वो ऐसे समय में दी जा रही है जबकि जाति व्यवस्था बहुत सॉलिडिफाइड हो गई थी, और जाति और अन्य जो न्याय, वैशेषिक और मीमांसा जैसे दर्शन उस जाति व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। इसलिए बौद्ध दार्शनिकों को अपने इस प्रकार के एक वैकल्पिक, एक तो उनके जो वस्तुवादी चिंतन को, रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी को, ज्ञान मीमांसा को छोड़कर इस प्रकार की आध्यात्मवादी, क्योंकि जो की मानती है कि ये जो भी हम चीजों को देखते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा वैचारिक प्रोजेक्शन रहता है। तो और जो भी इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो सुपर इम्पोजिशन है, इट डज नॉट टच द रियलिटी। तो रियलिटी कैन ओनली बी नोन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वो एक शुद्ध संवेदन के माध्यम से ही हमें वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो सकता है। तो ये जो सारा जो भी ज्ञान हमको इंटेलेक्ट से प्राप्त होता है वो काल्पनिक है। उसको इस प्रकार ये जो आध्यात्मवादी या आइडियलिस्टिक मेटाफिजिक्स जो
बौद्धों को इसलिए तैयार करनी पड़ी कि जो उनके दार्शनिक प्रतिद्वंद्वी थे, जो ब्राह्मणवादी दर्शन थे, वो वस्तुवादी ज्ञान मीमांसा के माध्यम से जाति और प्रकार का समर्थन कर रहे थे। तो ये शरद पाटिल का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस बौद्ध दर्शन, जो दार्शनिक चिंतन किस प्रकार की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में की उपज है और किस प्रकार जाति, ये बौद्ध दर्शन और न्याय वैशिष्टिक दर्शन के बीच का संघर्ष है, किस प्रकार वो जाति संघर्ष का को रिफ्लेक्ट करता है, ये जो दिखाया है, यह मेरी नजर में शरद पाटिल का बहुत सराहनीय कंट्रीब्यूशन है। और शरद पाटिल ने बौद्ध दर्शन के जो 4 आर्य सत्य की व्याख्या करते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि बौद्ध के अपने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से तथागत यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी है उसमें अंतर्विरोध है। प्रत्येक वस्तु अपने विरोधों का समुच्चय है। ये जो डायलेक्टिक्स का जो नियम है, लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, तो ये शरद पाटिल ने जो त्रिपिटक के उद्धरणों के माध्यम से ये बुद्ध वचन कोट किया है कि जवानी में बुढ़ापा मिला हुआ है, उसी प्रकार मृत्यु और जीवन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो डायलेक्टिक्स है, तो ही रीड्स डायलेक्टिक्स इनटू बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ आर्य सत्य। तो उस थ्योरी में वो अपना डायलेक्टिक ढूंढते हैं और वो ये दूसरे और ये बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की और उसकी व्याख्या के उपक्रम में ये कहते हैं कि बुद्ध ये मानते थे कि जो वैर भावी कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका भी जो निराकरण है, रेजोल्यूशन है, वो शांतिपूर्ण माध्यम से किया सकता है। और बुद्ध किस प्रकार जो कॉम्युनल स्लेवरी थी, शूद्र वर्ण की जो सामुदायिक गुलामी थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया। जाति वर्ण के अंत की जो क्रांति बुद्ध ने इस प्रकार एक वस्तुवादी दर्शन से की, जिसमें 4 आर्य सत्य में जो अनित्यता का सिद्धांत है, वह एक प्रकार का द्वंद्ववाद का सिद्धांत है। तो ये भी जो उनका थीसिस है, वो भी बौद्ध दर्शन की एक नूतन व्याख्या है, एक नई व्याख्या है। इसके बाद उन्होंने जो पारंपरिक मार्क्सवादी है चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो न्याय मीमांसा, जो कि एक ब्राह्मणवादी जो दर्शन है, ब्राह्मणवादी जो वेद प्रामाण्य और यज्ञादि पर आधारित धर्म का समर्थन करता है, उसके अनीश्वरवाद की भूरी भूरी प्रशंसा चट्टोपाध्याय करते हैं, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय करते हैं। तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की आलोचना शरद पाटिल प्रस्तावित करते हैं। वो ये ध्यान दिलाते हैं कि पूर्व मीमांसा का जो अनीश्वरवाद है, वो कोई बुद्धिवाद नहीं है, इट इज नॉट अ रैशनलिज्म। क्योंकि पूर्व मीमांसा ने एथीज्म को, अनीश्वरवाद को इसलिए स्थापित किया क्योंकि वह वेदों की अकाट्य प्रामाण्य को स्थापित करना चाहते। जो न्याय दर्शन है वो मानता है कि वेद ईश्वर द्वारा रचित है और ईश्वर एक विशिष्ट प्रकार का पुरुष है। सो वेदास आर क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनल गॉड। दिस इज द कंटेंशन ऑफ न्याय फिलोसफी। सो
the Purva Mimamsas argue that this kind of God, the personal God, may suffer from all kind of contingencies. जो एक व्यक्तित्व में की जो कमियां होती है, वो सारी कमियां इस प्रकार के पर्सनल गॉड में हो सकती है। इसलिए वे कंटिंजेंसीज, वे कमियां वेद में ना आए। इसलिए वेद को संपुष्ट करने के लिए, टू डिफेंड द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदा, दे propounded this kind of atheism। तो जो पूर्व मीमांसा का अनिश्वरवाद है, जिसकी की चट्टोपाध्याय बड़ी तारीफ करते हैं, उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं, और बहुत सफलतापूर्वक ये दिखाते हैं कि ये ईश्वरवाद कोई विवेक जन्य, कोई रैशनल एंटरप्राइज, इट इज नॉट, डज नॉट डिनोट एनी रैशनल एटीट्यूड ऑफ दैट फिलोसफी। God was invented to secure the infallibility of Veda। और वेद में जो कुछ है, वेद की जब प्रामाण्य की बात आएगी तो वेद में वर्णित जो यज्ञादि है, उनकी प्रैक्टिसेस को, जाति व्यवस्था को, क्या के समर्थन की भी बात उत्पन्न होती है। तो शरद पाटिल ने जो जो निकष दिए हैं कि किसी दर्शन को यदि हमको उसका मूल्यांकन करना है तो कौन से क्राइटेरिया हमको अपनाने चाहिए। तो शरद पाटिल ने कहा कि कोई भी दर्शन को स्वीकार करने या खारिज करने का ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि वेदर इट प्रमोट्स इक्वालिटी और जस्टिफाइज इनइक्वालिटी। कोई दर्शन समानता को स्थापित करता है या विषमता का पोषण करता है। जो दर्शन विषमतावादी है वो कभी भी उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो दर्शन मानव की भी समता की घोषणा करता है, तो इक्वालिटी शुड बी द क्राइटेरियन बाय विच टू इवैल्यूएट वेदर अ फिलॉसफी इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। लेकिन चट्टोपाध्याय ने जो निकष लगाए थे, चट्टोपाध्याय ने ये बताया था कि जो एक तो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद, जो दर्शन धर्मनिरपेक्षतावाद, वैज्ञानिक चिंतन और रैशनलिज्म, these are the three criteria adopted by Devi Prasad Chattopadhyay। He tries to evaluate a philosophy based on these three criteria। लेकिन और इसके बावजूद वे न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक दर्शन को केवल इस आधार पे कि उनकी एपिस्टेमोलॉजी, उनकी ज्ञान मीमांसा वस्तुवादी है, या केवल इस आधार पर उनको बहुत प्रोग्रेसिव सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जबकि अन्य निक्षोभ जो कि न्याय दर्शन भी ईश्वर को मानता है, जो दर्शन सृष्टिवाद को मानता है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है क्योंकि वो किसी भी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। तो हाउ कैन बी a philosophy that affirms the existence of God, that believes in creationism, can be a progressive philosophy। तो इस प्रकार जो पारंपरिक मार्क्सवादी है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, सर देसाई, इनके दर्शन में जो भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के आधार पर जो दर्शन को विभाजित करने का जो उनका उपक्रम है, so he finds fault with that enterprise which divides philosophies, which classifies philosophies on the basis of whether a philosophy is materialistic or idealistic, without considering which kind of materialism is being propounded। The materialism that supports caste system cannot be acceptable। तो ये मुझे लगता है कि शरद पाटिल का एक बहुत दार्शनिक दृष्टि से, और शरद पाटिल की जो पद्धति वो हिस्टोरिसिस्ट है, उनका जो, और एक दर्शन के विद्यार्थी के रूप में मैं ये जानता हूं कि दर्शन एक अनैतिहासिक अनुशासन है। फिलोसफी इज नोटोरियसली एंटी हिस्टोरिकल। हम दर्शन में विचारों को ऐसे
दार्शनिक विचारों का ऐसे अध्ययन करते हैं मानो उनका कोई ऐतिहासिक संदर्भ ही नहीं हो। लेकिन बीइंग अ मार्क्सिस्ट, शरद पाटिल यूजेस दिस हिस्टोरिकल मेथड, और ये उनका जो हिस्टोरिसिज्म है, उनकी जो इतिहास कर्तावादी दृष्टि है, वो हमें भारतीय समाज और इतिहास को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान करती है। तो ये उनके दर्शन का मतलब दार्शनिक पक्ष का ये पहला पक्ष है। दूसरा, मैं उनके दर्शन में जो उनका इतिहास दर्शन, उनकी जो ऐतिहासिक शोधों के द्वारा उन्होंने जो बहुप्रवाही ऐतिहासिकवाद, इतिहासवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद प्रस्तावित किया है, तो वो एक प्रकार का इतिहास दर्शन है, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। 1978 में जेरेमी कोहेन की एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ हिस्ट्री। इसको विश्लेषणवादी मार्क्सवाद का एक बहुत शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने यह स्थापित किया था कि मार्क्स का जो दर्शन है वस्तुतः एक इतिहास दर्शन है, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री है। तो कॉमरेड शरद पाटिल ने जो पारंपरिक मार्क्सवाद का जो वर्गवादी या एक प्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसकी आलोचना करते हुए एक बहुप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो कल्पना की है कि ऐतिहासिक परिवर्तन का जो कारक है केवल वर्ग संघर्ष नहीं है, वर्गेतर जो संरचनाएं हैं, जैसे जाति, रेस, जेंडर, ये भी ऐतिहासिक परिवर्तन के मूल में होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक दार्शनिक बात, जो इतिहास दर्शन उन कारकों का पता लगाने की कोशिश करता है कि व्हाट प्रोपेल्स द हिस्टोरिकल चेंज के, ऐतिहासिक परिवर्तन के मुख्य कारक क्या है। तो जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है वो एक प्रकार से यूरो केंद्रित चिंतन है, क्योंकि मार्क्स ने जो एशियाई उत्पादन पद्धति के नामक एक अवधारणा के माध्यम से ये बताने की कि एशियाई समाजों में उत्पादक शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ, इसलिए उनका कोई इतिहास नहीं है। वी आर द पीपल विदाउट हिस्ट्री। दिस इज द लॉजिकल कोरोलरी ऑफ दिस एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो शरद पाटिल इस एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो अवधारणा है उसको रिजेक्ट करते हैं, और वो भारतीय इतिहास की को एक नए दृष्टि से उसका जाति और वर्ण का ऐतिहासिक भौतिकवाद विकसित करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये उनका ऐतिहासिक जो चिंतन का मतलब ये उनका जो इतिहास दर्शन है, थियरी ऑफ हिस्ट्री है, वो भी एक फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसको मैं इस नजरिए से देखता हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने आम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद, फुले आम्बेडकरवाद का जो दर्शन अपने प्रारंभिक काल में जो प्रोपाउंड किया, वो भी एक दार्शनिक चिंतन है। वो भी एक, आई बिगन बाय सेइंग दैट आई व्यू Sharad Patil's philosophical endeavor as a kind of meta philosophy. तो दर्शन क्या है, दार्शनिक कौन है, ये जो प्रश्न है वे दे आर मेटा फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, वो अधि दार्शनिक प्रश्न है। तो जब वे प्रश्न उठाते हैं कि क्या आम्बेडकर दार्शनिक है, या को दार्शनिक हम किसे कह सकते हैं, तो वो ये बताते हैं कि दार्शनिक वह होता है जो केवल भाष्य नहीं करता, अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के विचारों को केवल पर भाष्य नहीं करता है,
बल्कि उस विचार को आगे बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है। जो केवल अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों का केवल व्याख्या करता है, वो एक भाष्यकार है। लेकिन भाष्यकार इज नॉट अ फिलोसोफर. Philosopher is someone who cultivates and who develops the existing body of thought. So in this sense, according to Sharad Patil, Baba Saheb Ambedkar is a philosopher. बाद में, हालांकि उन्होंने बाद में फिर he transcend this Phule Ambedkarism and Marxism and propounds सौत्रांतिक मार्क्सिज्म. तो ये मुझे लगता है कि ये जो उनका, तो ये वो बता इस इन हिज दिस अर्ली वी कैन डिवाइड शरद पाटिल्स फिलोसॉफिकल अवर इनटू टू कैटेगरी, अर्ली शरद पाटिल एंड लेटर्स. हर दार्शनिक के दार्शनिक योगदान को हम ऐसे, दर्शन में भी विटगेनस्टाइन को हम अर्ली विटगेनस्टाइन और लेटर विटगेनस्टाइन, इसी पर मार्क्स को यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स, ये सब. तो हम शरद पाटिल के इस योगदान को भी इसी प्रकार देख सकते हैं कि जो उनका फुले आम्बेडकर, फुले मार्क्सवाद, फुले आम्बेडकरवाद, ये उनके अर्ली शरद पाटिल के रूप में का जो उनका जो योगदान है. तो इस अवस्था में वो फुले और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों को एक दार्शनिक युग के रूप में देखते हैं. उनके और जो मेटाफिलोसॉफिकल अप्रोच की एक और विशेषता है कि वो किसी विचार में जो हिडन अजम्पशंस है, उसके किसी विचार या सिद्धांत के जो छुपे हुए उसकी अनस्टेटेड अजम्पशंस है, उसको एक्सपोज करना. जैसे वे कहते हैं कि आम्बेडकरवाद यह डायलेक्टिकल रियलिज्म है, जिसका कि जो नवबौद्धवाद की जो नवयान है, डॉक्टर आम्बेडकर ने जिस प्रकार पारंपरिक बौद्ध दर्शन की जो नई व्याख्या की है, वह डायलेक्टिकल रियलिज्म है, जिसका कि वह समाजवाद के साथ में उसको reconcile करते हैं. Therefore, Ambedkar is a philosopher. In this stage of his philosophical thought, he thinks of Ambedkar and Phule as philosophers. तो ये तो इसी प्रकार फुले के दर्शन को वह शेश्वर यांत्रिक भौतिकवाद बताते हैं. तो ये फुले का की जो तत्वमीमांसा है, वह यांत्रिक भौतिकवादी है, मैकेनिकल मटेरियलिज्म है. तो ये जो कहना, ये भी एक फिलोसॉफिकल एंडेवर है. व्हाट ही इज डूइंग इज पेनिट्रेटिंग द कोर ऑफ द फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ दिस थिंकर्स. उनके क्या एपिस्टेमोलॉजिकल और मेटाफिजिकल अजम्पशन, तो उसको सामने लाना, टू फोरग्राउंड the hidden assumption, epistemological and metaphysical assumptions of a thinker is nothing but a philosophical enterprise. तो इस वो भी उनका दार्शनिक ये दार्शनिक उनकी अभिव्यक्ति है. लेकिन बाद में शरद पाटिल फिर अपने अंतिम वर्षों में ये रीथिंक करते हैं अपने पोजीशन को, और ये कहते हैं कि फुले आम्बेडकरवाद एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी नहीं है. एंड ही प्रपोजेस सौत्रांतिक मार्क्सिज्म. जो सौत्रांतिक दर्शन है, दिंगनाग और धर्मकीर्ति के द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है, तो उनके सौत्रांतिक दर्शन को वो उनको स्वीकारने के उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है. उनके आर्ग्यूमेंट ये है कि सौत्रांतिक दर्शन चेतन मन और अवचेतन वो मन को दो प्रकार के भागों में विभाजित करता है, जानी वाणी निर्णय. तो ये चूंकि शरद पाटिल मानते हैं कि जो हमारी सारे कलात्मक अभिव्यक्तियां होती है, हमारा जो सौंदर्य दर्शन, वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस से निकलता है. And since Sautranticism affirms the reality of both conscious and unconscious mind, therefore we have to accept Sautranticism. सौत्रांतिक दर्शन को इसलिए स्वीकार करते हैं. और उनका ये भी आर्ग्यूमेंट है कि
एक समाजवादी समाज के निर्माण के लिए या जाति उन्मूलन की क्रांति के लिए जो एनलाइटनमेंट लाने जरूरी है, वो तभी ला जा सकता जब हम व्यक्ति के अंतस में उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको जब हम तक एजुकेट नहीं करते, तब तक उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रबोधन नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो मार्क्सवाद के साथ सौत्रांतिक जो ज्ञान मीमांसा है और उसको वो जोड़ने की प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो उनका अप्रोच है, ये सौत्रांतिक मार्क्सवाद की एपिस्टेमोलॉजी की तो स्वीकार करते हैं। ये ठीक है कि सौत्रांतिक दार्शनिक धर्मकीर्ति और अन्य शांति रक्षी जितने जो ये जो नया संप्रदाय है बौद्ध दर्शन का, वो सामान्य को असत्य सिद्ध करते हैं। तो वो जाति को तो अस्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ मानवता को भी अस्वीकार करते हैं, जगत को पूरा असत्य मानते हैं। ये जो उनकी जो ज्ञान तत्मीमांसा है, उसके अनुसार ये जगत असत है, वो केवल हमारी काल्पनिकता की उपज है। तो ये जो अनरियलिटी ऑफ वर्ल्ड है, तो ये कैसे, अगर कोई हमें सामाजिक क्रांति करनी है, जातीय अंत की यदि हमको क्रांति करनी है, तो हमको इस प्रकार ये जो एक क्रांतिकारी पॉलिटिक्स इस प्रकार की फिलॉसफी से नहीं बन सकती। हमको जो आरंभिक बौद्धवाद की जो वास्तववादी दृष्टि है, जो रियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी है अर्लियर बुद्धिज्म की, या फिर फुले मार्क्सवाद अम्बेडकर की जो स्टेज की है, वो ज्यादा सम्यक प्रतीत होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने इन दार्शनिक पहलुओं को छूने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि अपनी तमाम इन आलोचना के बावजूद शरद पाटिल एक अद्भुत विचारक है, इज अ फैसिनेटिंग थिंकर। और कोई भी जो व्यक्ति है उनको पढ़कर उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। जब मैंने उनको पहली बार जब मैं क्लास 10th में था, जब डॉक्टर अंबेडकर गौरव ग्रंथ 1991 में प्रकाशित हुआ था, तो अंबेडकर मार्क्सवाद संयोगवाद एक आर्टिकल था, वो पहला एनकाउंटर था मेरा शरद पाटिल के साथ। तो उसके बाद एक अद्भुत प्रतिभा शरद पाटिल थे, और शरद पाटिल के जो कृतियां हैं उनका विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए, उनकी आलोचना, उनके उस पर बहस होनी चाहिए। तो इस कथन के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। जय भीम लाल साहब।